हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं अनुराधा मित्तल प्रिपेयर करवा रही हूँ आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा चैप्टर द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेसी पार्ट 2 और आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत थोड़ा सा सिलेबस आपका बचा है सीयूईटी और बोर्ड्स के एग्जाम के लिए, जो कि बस थोड़े ही दिनों में हमारी 2-4 वीडियो में आपका ऑलमोस्ट सिलेबस जो है मेजर पार्ट ऑफ द सिलेबस होगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं आपको करवाऊंगी PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिससे आपको ये आइडिया रहे कि बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से हमें आंसर्स को अटेम्प्ट करना है। मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस में भी स्टूडेंट को समझाती हूँ कि बेटा आप जब क्वेश्चंस के आंसर लिखें तो इस तरह लिखें कि एग्जामिनर उस आंसर को पढ़ने से पहले देख के ही उससे इंप्रेस हो जाए। थोड़ा फ्लो चार्ट, थोड़ा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। अब आपको लग रहा होगा मैम में तो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं, इनमें कहाँ से हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करें, कैसे फ्लो चार्ट बनाएं। लेकिन नहीं, इनमें भी पॉसिबल है। और कैसे होगा, कैसे हम आंसर्स लिखेंगे, ये मैं उस सीरीज में आपको बताऊंगी, ताकि आप अपने आंसर को बहुत अट्रैक्टिव तरीके से एग्जामिनर को पेश कर सकें, है ना। लिखते सब वही हैं। अगर आपसे पूछा गया रहा वन पार्टी डोमिनेंस तो आप भी वही आंसर लिखेंगे, दूसरा बच्चा भी वही आंसर लिखेगा। तो ऐसा क्या खास बात हो कि आपको फुल और उनको थोड़े कम मार्क्स मिले। तो ये चीजें होती हैं कि आप अपने आंसर शीट में आंसर को किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जनरली मैंने ह्यूमैनिटीज के बच्चों को देखा है, आप दिल पे ना लें, लेकिन मैं जनरल बात कर रही हूँ कि शीट मिलते ही वो क्या करते हैं, इतनी सारी लाइन इधर खींच देंगे, इधर इधर खींच देंगे। क्या पता आपको कोई रफ वर्क तो करना ही नहीं है, तो आप क्यों उस लाइन को इस साइड वाली, इधर तो आपके पास मार्जिन है, इधर क्यों मार्जिन खींच रहे हैं आप। एग्जामिनर को भी पता है कि केवल शीट भरने के लिए आप क्या कर रहे हैं, उस मार्जिन को छोड़ रहे हैं। तो ऐसा हमें कोई भी काम नहीं करना है, ठीक है। आप आंसर लिखिए, अच्छा लिखिए, टू द पॉइंट लिखिए। यू गिव आंसर अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। कई बार स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, उसमें एक पेज भर के आ जाते हैं, जो कि सेंसलेस है। और जो वो 5 नंबर का क्वेश्चन है उसमें वो 4-5 लाइनें लिख के छोड़ देते हैं, तो वहां आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स यू गिव द आंसर। जितने नंबर का आपका क्वेश्चन है उतने ही नंबर के अकॉर्डिंग आपको आंसर शीट में आंसर लिखना चाहिए। इस बारे में हम बाद में बातें करेंगे, लेकिन यहाँ हम कंप्लीट करते हैं हमारा जो कंटिन्यू चैप्टर है। मेरी प्रीवियस जो लेटेस्ट वीडियो से हमने शुरू किया था द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेसी, और आज की क्लास में हम एक और कहानी कंप्लीट करेंगे और वो कहानी है आपातकाल की। तो चलिए पहले थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। चैप्टर का नाम है द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेसी। देखें हमने क्या क्या पढ़ा और किस चीज से रिलेटेड ये चैप्टर है। तो देखिए बेटा, जब हम इस चैप्टर की बात करते हैं तो ये जो चैप्टर है आपका, मैंने आपको बताया है पिछली वीडियो में भी, यदि आपको याद हो, कि ये चैप्टर आपका घूमता है इर्द गिर्द किसके, 1975 की इमरजेंसी के। यानी 1975 की जो इमरजेंसी है उसके आसपास ये चैप्टर क्या होता है, रोटेट होता है। पूरा चैप्टर की कहानी 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी के द्वारा जो आपातकाल लगाया उससे शुरू होती है। उसके बाद इस इमरजेंसी के क्या कॉन्सिक्वेंस हुए, क्या लेसन्स हुए, और हमारे इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम में क्या मेजर चेंज आया, वो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। तो देखिए बेटा, अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में हमने बात करी थी किसकी, इमरजेंसी की, और हम बात कर रहे थे इमरजेंसी क्लॉजेज इन इंडिया। अब देखिए क्या है कि हमारा जो संविधान है, संविधान मैंने आपको बताया था डिफरेंट पार्ट्स में है, लेकिन उस संविधान का पार्ट 18 और आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक क्या है आपका, किससे रिलेटेड है, आपका रिलेटेड है इमरजेंसी क्लॉजेस से, आपातकाल के प्रावधानों से रिलेटेड है, ठीक है। आपातकाल के प्रावधान यदि हम देखें तो 352, 356, 360 तीन अनुच्छेद किससे रिलेटेड हैं, आर्टिकल जो है हमारे 352 नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड है, 356 आपका कॉन्स्टिट्यूएंट इमरजेंसी से रिलेटेड है, और 360 आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड है। 352 की यदि हम बात करें तो 352 का जो है आर्टिकल वो राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है, जो कि पूरे देश में लगता है, ठीक है। और अगर हम 356 की बात करें तो 356 का जो आर्टिकल है वो किसकी बात करता है, एक राष्ट्र में, एक राष्ट्र के पूरे एक राज्य में या कुछ राज्यों में जो आपातकाल लगता है उसकी बात करता है। और यदि हम 360 की बात करें तो अनुच्छेद 360 जो बात करता है वो वित्तीय आपातकाल की बात करता है। फिर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था और यहाँ भी मैं आपको बताऊं कि ये जो हमारा चैप्टर है बेसिकली नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 से रिलेटेड है,
ठीक है, अब देखते हैं हम। लेकिन मैंने आप बताया पिछली वीडियो में भी कि आप बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं तो आपको लकीर का फकीर नहीं होना, थोड़ा सा आगे और पीछे का बैकग्राउंड भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम देखिए बेटा इस इमरजेंसी की बात करें, 356 इमरजेंसी की बात करें, तो ये एक स्टेट या कुछ स्टेट्स में लग सकती है, मोर देन वन स्टेट। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाते हैं और गवर्नमेंट को लगता है कि जो हमारा बजट है, जो फाइनेंस है वो नहीं संभल रहा है, तो वो देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकती है। अगर हम फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करें तो आज तक इंडिया में ये अप्लाइड नहीं हुई है। ठीक है, हम कॉन्स्टिट्यूएंशियल इमरजेंसी या इसको प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है, राष्ट्रपति शासन। देश में जब जो राज्य हैं उनकी सरकारें जब केंद्र सरकार के हाथों में आ जाती हैं तो उसको प्रेसिडेंट रूल या राज्य आपातकाल भी और संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 352 जो राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है, जिस चीज को हमें यहाँ पर बहुत ढंग से पढ़ना है। आप याद करिए, मैंने आपको इमरजेंसी का मीनिंग भी बताया था, और इमरजेंसी का मीनिंग होता है अ सिचुएशन दैट डिमांड्स फॉर द क्विक डिसीजन। ऐसी परिस्थिति जो तुरंत निर्णय की मांग करे उसको कहा जाता है आपातकाल। अब हमारा संविधान क्या कहता था और क्या कहता है, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए, अगर हम हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स जो अप्लाइड हुआ 26 जनवरी 1950। 1950 को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट अप्लाइड हुआ उसमें आर्टिकल 352 में किसकी बात की गई थी? नेशनल इमरजेंसी की बात की गई थी। और ये क्या कह रहा है कि और जो ये नेशनल इमरजेंसी है बेटा, इसके 3 बेसिस बताए गए थे। मैं ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रही हूँ जो 26 जनवरी 1950 में हुआ। एक बेस बताया गया था वॉर, दूसरा बताया गया था एक्सटर्नल एग्रेशन, और तीसरा बताया गया था इंटरनल डिस्टरबेंस। ये 3 आधार बताए गए कि इन 3 आधार में से किसी एक पर या 2 या तीनों के आधार पर राष्ट्रपति देश में आपातकाल लगा सकता है, या तो सिचुएशन हो या उन सिचुएशंस का होने के आभास होने पर भी राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल लगाया जा सकता है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इन 3 वर्ड्स का यूज किया गया था, युद्ध, बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति। हिंदी में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट्स हमारे देखते हैं। युद्ध, बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाया जा सकता था। लेकिन क्या हुआ, जो इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल लगाया गया 25 जून 1975 को, जिसको डार्क डे ऑफ इंडिया कहा जाता है, उसमें यह माना गया कि उन्होंने इस वाले वर्ड का मिसयूज किया है। इंटरनल डिस्टर्बेंस या इंटरनल जो अप्रेस्ट है उस वर्ड का मिसयूज किया गया है। और यही कारण हुआ कि जब इंदिरा गांधी के बाद 1977 में मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई बाय जनता पार्टी, वो क्या करते हैं, 44th अमेंडमेंट करते हैं। अभी आगे की वीडियो में हम देखेंगे और भी उन्होंने चेंजेस किए थे। 44th अमेंडमेंट किया जाता है, और 44th अमेंडमेंट के द्वारा क्या किया जाता है बेटा, ये जो इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड है इसको किस में रिप्लेस कर दिया जाता है? आर्म्ड रिबेलियन, सशस्त्र विद्रोह। यहां तक आगे बात समझ में। और आपको क्या ध्यान रखना है कि जब आपातकाल वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पर लगी तो उसे एक्सटर्नल इमरजेंसी कहा जाएगा। लेकिन यदि आपातकाल आर्म्ड रिबेलियन के बेसिस पर लगता है तो उसे इंटरनल इमरजेंसी कहा जाता है। आया बच्चों यहां तक समझ में? हमने क्या पढ़ा? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 18 फ्रॉम आर्टिकल 352 टू 360 आर रिलेटेड टू द इमरजेंसी क्लॉजेज इन द इंडिया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 3 तरह की इमरजेंसी की बात करता है। नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, कॉन्स्टिट्यूएंशियल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और स्टेट इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356 एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। क्लियर? फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक देश में नहीं लगी है। कॉन्स्टिट्यूएंट और जो प्रेसिडेंट रूल है स्टेट्स में अलग अलग टाइम पर अलग अलग पीरियड तक स्टेट में लगे हुए हैं। और नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो नेशनल इमरजेंसी भारत में अब तक 3 बार लग चुकी है। ठीक है, फिर हमने क्या देखा इंपॉर्टेंट चीज कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नेशनल इमरजेंसी लगाने के 3 बेसिस बताए गए थे, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस और इंटरनल अप्रेस्ट। लेकिन ये माना गया कि इंदिरा गांधी ने इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड का मिसयूज किया, इसलिए जब उनकी अपोजिशन पार्टी ने गवर्नमेंट बनाई 1977 में मोरारजी देसाई में, जिनके द्वारा 44th अमेंडमेंट किया गया, उस 44th अमेंडमेंट के द्वारा क्या किया गया, इस इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड को रिप्लेस कर दिया गया आर्म्ड रिबेलियन। यहां तक आई बात समझ में? फिर हमने देखा कि अगर वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन की बेसिस पे इमरजेंसी लगी तो उसे एक्सटर्नल इमरजेंसी कहते हैं। और इंटरनल डिस्टर्बेंस, और अब की बात करें कि
कि आर्म्ड रिबेलियन के बेसिस पर इमरजेंसी लगे तो उसे इंटरनल इमरजेंसी कहा जाता है। देखिए लिखा है, When a national emergency is declared on the ground of war or external aggression, it is known as external emergency. On the other hand, when it is declared on the ground of armed rebellion, it is known as internal emergency. Clear? The term armed rebellion is inserted from the 44th Amendment. Before this term, it was known as internal disturbance. Clear? It is the 44th Amendment. याद रखना है, इसका ईयर होता है 1978-79। अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मोरारजी देसाई। आगे इनके बारे में भी हमें पढ़ना है, पहले भी आप इनको पढ़ के आ चुके हैं। जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर की वो थी दावेदार थी, तो सामने दावेदार ये पहली बार ये बने थे। उसके बाद ये हमने पढ़ा था बैकग्राउंड ऑफ इमरजेंसी कि 26 जून 1975 को 25 जून 1975 को जो इमरजेंसी इंदिरा गांधी के द्वारा लगाई गई, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या था। ऐसा नहीं है कि अचानक से इमरजेंसी लग गई, परिस्थितियां बनती चली गई और एक रात जो परिस्थितियां संभालना मुश्किल हो गया तो प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद से कहकर इंदिरा गांधी रातों रात क्या लगवा देती है? इमरजेंसी लगा देती है। किस बेसिस पर? इंटरनल डिस्टर्बेंस की बेसिस पर। पिछली वीडियो में पूरी डिटेल है, यहाँ मैं ब्रीफ में आपको बता रही हूँ क्या क्या पढ़ा हमने ये पढ़ा कि इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट हमने पढ़ा कि भारत में क्या हुआ, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आने लगी थी। आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि इंदिरा गांधी ने जब चुनाव लड़े थे तो उन्होंने नारा दिया था गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी किस आधार पर चुनाव जीत गई थी? गरीबी। याद है अपोजिशन ने लीडर ने जो नारा दिया था वो दिया था इंदिरा हटाओ देश बचाओ। इंदिरा गांधी ने इसी चीज का फायदा उठाया और उन्होंने कहा कि उनके पास कोई बिग प्रोग्राम नहीं है जीतने के बाद। इंदिरा हटा के वो जीत भी जाएंगे तो वो ये नहीं बता पा रहे कि आफ्टर व्हाट क्या करेंगे उसके बाद इंदिरा को हटा के वो, लेकिन मेरे पास एक पॉजिटिव प्रोग्राम है, अगर मैं जीती तो मैं भारत से गरीबी को हटाऊंगी। आगे यहाँ तक बात समझे। अब इंदिरा गांधी इन्हीं मुद्दों को लेकर जीतती है और प्रचंड बहुमत के साथ जीतती हैं, लेकिन जीतने के बाद भारत में इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाते हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस के मैंने आपको बहुत सारे रीजन बताए थे। अकाल पड़ गया था और सबसे बड़ी बात थी कि वॉर के बाद, भारत पाकिस्तान की वॉर के बाद अमेरिका ने जो भारत को एड जो अमेरिका देता था उसने बंद कर दिया था, क्योंकि उस वक्त अमेरिका पाकिस्तान का मित्र था। कब मित्रता छोड़िए, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो एक वीडियो है यूएसए हेजेमनी, उसमें अमेरिका पाकिस्तान के बारे में मैंने सारा आपको बताया हुआ है। तो इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के कारण जनता के मन में गुस्सा आ गया सरकार के प्रति। गवर्नमेंट क्या कर रही थी? जो एम्प्लॉयज थी उनकी सैलरी को कट डाउन कर रही थी। क्या किया जाए? सोशलिज्म के नाम पर जिनसे से पैसा था उनसे लेके दूसरों को बांटा जा रहा था, तो वो लोग नाराज थे। तो इसीलिए क्या हुआ, ये जो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट है ये इमरजेंसी का एक आधार बना। और बेटा उधर क्या होता है, भारत के दो स्टेट्स में, एक गुजरात और एक बिहार, यहाँ पर मूवमेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं अगेंस्ट दी गवर्नमेंट। कांग्रेस की ही गवर्नमेंट थी, लेकिन इस गवर्नमेंट के अपोज में इन स्टेट्स में मास लेवल पर मूवमेंट शुरू कर दिए जाते हैं। गुजरात के सीएम थे चिमन भाई पटेल, उनके चिमन भाई चोर है, चिमन भाई चोर है, इस तरह के नारे लगे। मोरारजी की लीडरशिप में यहाँ पर मूवमेंट हुआ। जो विधानसभा थी उसके दोबारा इलेक्शन करवाए गए और नॉन कांग्रेस सीएम यहाँ पर बनते हैं। इसी को देख के क्या होता है, बिहार में भी जो छात्र हैं उनके अंदर गुस्सा फूटता है और वो जयप्रकाश नारायण के अंडर क्या करते हैं, बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत करते हैं। अब जब बिहार में नेशनल मूवमेंट शुरू होता है तो आपसे ये पूछा जाता है उसको लीड किसने किया, तो उसको लीड किया गया था जयप्रकाश नारायण ने। मैंने आपको बताया था कि जयप्रकाश नारायण गांधीवादी नेता था, सर्वोदय से वो जुड़े हुए थे। ठीक है, समग्र क्रांति का सिद्धांत उन्होंने दिया। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया था, उसको भी उन्होंने थोड़ा सा सपोर्ट किया था। लेकिन बेसिकली आपको जयप्रकाश नारायण के बारे में, जिनको जेपी हम कहते हैं शॉर्ट में, इन्होंने जो सिद्धांत दिया वो आपको बेसिकली याद रखना है, दैट इज टोटल रिवॉल्यूशन। ये बहुत बार पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो पेपर सेटर के फेवरेट होते हैं, है ना। संभावना मतलब उसे लगता है कि इनके बिना तो पेपर कंप्लीट ही नहीं होगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जय जवान जय किसान स्लोगन किसके द्वारा दिया गया, ये बहुत बार पूछा गया है, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। जब फूड क्राइसिस भी आए और 1965 को वॉर भी हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो किसानों और सैनिकों का आह्वान करने के लिए जो लाल बहादुर शास्त्री थे उन्होंने नारा दिया जय जवान जय किसान। ऐसे ही बच्चों टोटल रिवॉल्यूशन भी पूछा जाता है, समग्र क्रांति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। तो क्योंकि ये क्या थे बेटा, गांधीवादी नेता थे, तो ये मूवमेंट से जुड़ने से पहले दो बातें साफ करते हैं कि पहला तो ये कि हमारा मूवमेंट नॉन वायलेंट रहेगा, अहिंसक आंदोलन करेंगे, हम हिंसा का प्रयोग नहीं करेंगे। और दूसरा याद करें, इन्होंने कहा था दिस जो मूवमेंट है ओनली नॉट रिलेटेड विद द बिहार, यानी ऐसा नहीं होगा कि हम इसका दायरा केवल बिहार तक सीमित रखें, हम इसको विश्वव्यापी मतलब इसको देशव्यापी बनाना चाहेंगे और पूरे देश में इसको फैलाना
चाहेंगे। तो ये दो मूवमेंट आपने पढ़ा था बैकग्राउंड ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी के कॉन्टेक्स्ट में। अगर आपसे बैकग्राउंड ऑफ इमरजेंसी और ये पूछा जाए कि 3 रीजंस कौन कौन से थे जिन्होंने बेस तैयार किया 1975 की इमरजेंसी का, तो एक तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आई इंडिया में, गुजरात और बिहार एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट चले थे, 2 हो गए आपके। तीसरा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था और बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट विथ जुडिशरी, न्यायपालिका के साथ सरकार का झगड़ा। और इस झगड़े के कारण भी कहीं ना कहीं आपातकाल की नींव और गहरी होती गई। देखिए यहाँ पे समझिए बेटा क्या चीज है ये। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ आपको, कि जब हम कोई भी गवर्नमेंट पढ़ते हैं तो आपने 11th में भी पढ़ा है, बहुत छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है आपने, कि किसी भी गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट क्या होती है? गवर्नमेंट एक एजेंसी होती है जो जनता की विल्स को कन्वर्ट करती है रूल में और उन जनता की विल्स को फुलफिल करने का काम करती है। क्लियर? अगर हम ऑर्गन्स की बात करें तो किसी भी गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होंगे बेटा। एक होता है लेजिस्लेचर, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव और तीसरा होता है आपकी जुडिशरी, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। देश के लिए नए कानूनों का निर्माण करने का काम और पुराने कानूनों में समय और परिस्थितियों के अनुसार चेंजेस करने का फंक्शन किसका होता है? लेजिस्लेचर का होता है। व्हाट आर द 2 मेन फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेचर? दैट नंबर 1 to creation a new laws for the country, and number 2 amend the old laws if there is a situation or conditions that need to amend these laws. Clear? सेकेंड अगर हम बात करें तो सेकेंड ऑर्गन होता है दैट इज एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। जो लेजिस्लेचर ने रूल्स बनाए उनको इंप्लीमेंट करने का, उनको एग्जीक्यूट करने का काम किसका होता है? एग्जीक्यूटिव का होता है। ठीक है, इंडिया की बात करें तो इंडिया की लेजिस्लेचर में को हम क्या कहते हैं? पार्लियामेंट कहते हैं। और आपने पढ़ा होगा प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा इसमें इंक्लूडेड होते हैं। एग्जीक्यूटिव की बात करें तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इसकी मिनिस्ट्री, ये सब किस में आते हैं? आपके एग्जीक्यूटिव में आते हैं। ठीक है, तो 2 ऑर्गन तो आपके ये हो गए। तीसरा ऑर्गन होता है जुडिशरी, न्यायपालिका, लोकतंत्र का आधार, सेफगार्ड ऑफ डेमोक्रेसी, प्रोटेक्टर ऑफ डेमोक्रेसी, प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल्स इज जुडिशरी, न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका का काम क्या होता है? देश के नागरिकों को न्याय प्रदान करना। और देखिए न्याय कब सही माना जाएगा? तब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब जुडिशरी आपकी क्या हो? इंडिपेंडेंट हो। और दूसरा, अगर इंडिपेंडेंट होगी तो इम्पार्शियल, यानी सच्चे न्याय के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायपालिका की निष्पक्षता दोनों जरूरी है। ठीक है, फॉर दी जस्टिस इट इज नेसेसरी दैट द जुडिशरी मस्ट बी इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल। तो देखिए हमारी कंट्री ने और जो मोस्ट ऑफ दी जो फेडरल सिस्टम वो क्या करते हैं? न्यायपालिका को इंडिपेंडेंट रखते हैं, यानी वो कोशिश करते हैं कि जो 2 ऑर्गन है लेजिस्लेचर और जो एग्जीक्यूटिव है वो जुडिशरी पर किसी भी तरह का इलीगल कंट्रोल्ड ना करें। तो ऐसा नहीं था कि इंदिरा गांधी के काल में जुडिशरी कंट्रोल्ड हो गई थी, कमिटेड, आप वो तो आपने पढ़ा हुआ एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन जुडिशरी फ्री थी। लेकिन क्या हुआ? जुडिशरी और जो गवर्नमेंट थी इंदिरा गांधी वाली, उनमें कॉन्फ्लिक्ट चल। इंदिरा गांधी का मोटिव था कि वो इंडिया में सोशलिज्म लाएं। जैसे मैंने पहले ही बताया था, इंदिरा गांधी के पीरियड में बेटा क्या हुआ? इंदिरा गांधी किसको सपोर्ट करती थी? सोशलिज्म को सपोर्ट करती थी। सोशलिज्म क्या होता है कि मतलब ऐसा सिचुएशन जिसमें गरीबी और अमीरों के बीच जो खाई है, जो डिफरेंसेस हैं वो बहुत ज्यादा ना हो, और अगर हैं तो गवर्नमेंट उनको कम करने की कोशिश करे। तो इंदिरा गांधी अपने पीरियड में क्या कर रही थी? जो मतलब बहुत बड़े जमींदार हैं जिनके पास बहुत ज्यादा भूमि है, उनको ले लेके सामान्य जनता को उनके फेवर में काम कर रही थी, उनको बांटने का काम कर रही थी। तो देखिए यहाँ पे बेटा डिस्प्यूट क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं। वैसे तो पूरा एक केस है, बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारा डीपीएसपी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उनमें आर्टिकल जो 38 है वो सोशलिज्म की बात करता है। लेकिन एक फंडामेंटल राइट था, आपको मैंने बताया था फंडामेंटल राइट्स में जो था राइट टू प्रॉपर्टी, अब नहीं है, वो आर्टिकल आप 31 में था। तो इंदिरा गांधी क्या कर रही थी? लोग कहने लगे कि इंदिरा गांधी फंडामेंटल राइट्स को डिनाइट करते हुए डीपीएसपी को प्रायोरिटी दे रही है। तो यहां से क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट है उसके बीच कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए कि फंडामेंटल राइट्स आर सुपीरियर और डीपीएसपी आर सुपीरियर, दोनों में ये डिस्प्यूट चलने लगा। इंदिरा गांधी कहती थी कि हम डीपीएसपी को अप्लाइड करने के लिए काम कर रहे हैं। जिन लोगों से भूमि छीनी गई वो कहते थे कि इंदिरा गांधी क्या कर रही है, हमारा राइट टू प्रॉपर्टी हमसे छीन रही है। तो इस तरह से डिस्प्यूट हुआ और एक मुद्दा चलने लग गया कि फंडामेंटल राइट्स को अप्लाइड करने, डीपीएसपी को अप्लाइड करने के लिए क्या फंडामेंटल राइट्स को डिनाइड कर सकते हैं। तो बहुत सारे केस आए, गोपालन केस आया, गोलका आपने पढ़ रखा, गोलकनाथ केस आया, इस तरह से बहुत सारे केस आए। और यहाँ पर क्या हुआ, टेंशन क्रिएट हो गई जुडिशरी और गवर्नमेंट के बीच में। जुडिशरी डिसीजन देती तो गवर्नमेंट अमेंडमेंट कर लेती,
गवर्नमेंट अमेंडमेंट करती तो उसको कंट्रोल करने के लिए फिर जुडिशरी अपना डिसीजन चेंज करती। इस तरह से ये डिस्प्यूट चलता रहा। संभव नहीं है यहाँ मैं बताऊं आपको क्योंकि पूरे केसेस हैं वो चीज़, लेकिन थोड़ा सा मैंने समझाने की कोशिश करी है कि क्या हुआ। कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी मतलब कि जो गवर्नमेंट थी उसका झगड़ा किसके साथ चलने लगा, जुडिशरी के साथ चलने लगा। गवर्नमेंट अमेंडमेंट करती पार्लियामेंट के थ्रू, जुडिशरी क्या करती, अपने जुडिशियल पावर और किसी का यूज करके उनको कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देती। इस तरह से दोनों में डिस्प्यूट चलने लगा। अब यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है बेटा, एक तो आपको यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, दैट इज केशवानंद भारती डिस्प्यूट, केशवानंद भारती विवाद। ठीक है, पिछली वीडियो में आप देखेंगे तो लिखा हुआ है केशवानंद भारती वर्सेस केरला स्टेट। केशवानंद भारती विवाद हमारे भारतीय संविधान का आप कह सकते हैं कि ऐसा पिलर है जिसने संविधान की रक्षा करी है, और एक तरह से मैं तो ये कहती हूँ कि वो हमारे संविधान के गले में एक रक्षा सूत्र है। ठीक है, तो केशवानंद भारती विवाद ने एक सिद्धांत दिया जिसको कहा जाता है मूलभूत ढांचे का सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और ये शायद पिछली बार आपके आया भी है बोर्ड में कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्योरी गिवन बाय विच केस। ये आपको ध्यान रखना है कि जो केशवानंद भारती विवाद है ये किस चीज से जुड़ा हुआ है, संविधान के मूलभूत ढांचे से, और इंग्लिश में अगर हम बात करें तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहा गया इस विवाद में? इस विवाद में कहा गया कि कोई भी पार्लियामेंट में मेजोरिटी पार्टी आए, कितनी भी मेजोरिटी से आए, लेकिन उसको ये पावर नहीं होगी कि वो हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ कर। हमारे संविधान के कुछ ऐसे आधारभूत तत्व हैं जो उसकी आत्मा है, उनको तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता। आप कितने ही पावरफुल हो, लेकिन इस तरह का कोई भी अमेंडमेंट नहीं करेंगे जो हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म करे। और यही सिद्धांत कहलाता है संविधान के मूलभूत ढांचे का सिद्धांत या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज गिवन बाय द केशवानंद भारती डिस्प्यूट। फिर मैंने आपको बताया था कि इस कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी का रिजल्ट क्या आया बेटा, कि याद करिए पिछली वीडियो में आपने सुना भी होगा कि हमारे यहाँ पर एक स्वच्छ परंपरा थी, एक बहुत प्योर कन्वेंशन था कि सीनियर मोस्ट जज बिकम द सीजीआई ऑफ इंडिया, यानी जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जो चीफ जस्टिस बनता है वो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज बनता है। और 1950 से लेकर 1973 तक ये कन्वेंशन बहुत प्योरफुली फॉलो किया गया। लेकिन जब जुडिशरी के साथ गवर्नमेंट का कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो पहली बार इस कन्वेंशन को ब्रेक किया गया 1973 में केशवानंद भारती केस के जस्ट बाद। यहाँ हम बात करें तो क्या हुआ कि 3 जो जजेस थे, शैलेट, हेगेट और ग्रोवर, इनकी जो सुपरसीड थी, जो इनकी सीनियरिटी थी उसको इंदिरा गांधी ने सुपरसीड किया और इनको जज ना बनाते सीकरी रिटायर हुए थे। जज सीकरी रिटायर हुए तो उनके रिटायरमेंट के बाद शैलेट, हेगड़े और ग्रोवर 3 सीनियरिटी में लगे हुए थे, यानी इनमें से कोई एक जज बनेगा। लेकिन इन तीनों ही जजेस ने जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट का डिस्प्यूट चल रहा था जुडिशरी के साथ तो इंदिरा गांधी के अपोज में मत दिया था, इनके मतलब इनके खिलाफ मत का प्रयोग किया था। तो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट क्या करती है कि उनको तीनों को सुपरसीड करते हुए अजीत नाथ रे को क्या बनाया जाता है, चीफ जस्टिस बनाया जाता है, जिसके विपक्ष में ये तीनों जो जजेस हैं वो रिजाइन कर देते हैं। और एक बार वापस इंदिरा गांधी के द्वारा इस कन्वेंशन को तोड़ा गया। जब अजीत नाथ रे रिटायर हुआ तो क्या हुआ, हजीमुल्ला बेग को बना दिया गया था किसी दूसरे जज की जो सीनियरिटी थी उसको सुपरसीड करते हुए। तो ये मैंने आपको बताया व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ इमरजेंसी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ गई थी इंडिया में, गुजरात में और बिहार में मूवमेंट शुरू हो गए थे गवर्नमेंट के अपोज में, और जो न्यायपालिका थी वो भी एक तरह से आप कह सकते हैं सरकार के विरोध में खड़ी हुई थी, यानी सरकार आर्थिक तंगी भी झेल रही है, गुजरात और बिहार में मूवमेंट भी झेल रही है, और सरकार का तीसरा अंग जो न्यायपालिका था वो भी क्या हो रहा है, सरकार के विरोध में खड़ा हो रहा है। यानी एक तरह से आप देखिए सरकार चारों तरफ से घिर गई थी और बची कुची कसर जहां पे पूरी हो गई। देखिए अब हम आगे की सुनते हैं कहानी, डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। ये तो हमने बैकग्राउंड ऑफ इमरजेंसी पढ़ा था, अब हमें देखना है कि ऐसा क्या हुआ कि 25 जून 1975 को इमरजेंसी डिक्लेयर्ड कर दी गई। तो चलिए बेटा सुनिए एक और कहानी, बार बार वही बात, पॉलिटिकल साइंस कुछ नहीं है, कहानियों का संग्रह है। और कहानियां भी कैसी, अब तो शायद आपको याद भी होगा, कोई हाइपोथेटिकल नहीं, रियल सिचुएशंस जो हमारी कंडीशन में हमारी कंट्री में हैपन हुई है, हमारी कंट्री में ये कहानियां लिखी गई हैं। तो अब तक आपने सुन लिया कैसे कैसे गवर्नमेंट बनी, क्या क्या झगड़ा हुआ। अब देखिए अब आगे की कहानी सुनिए, आगे क्या होता है। एक और मुकदमा आया, दैट इज स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राजनारायण। बड़ा अच्छा है, सुनिए ये कहानी क्या है। देखिए दिस केस वॉज हियर्ड बाय
दिस केस वॉज हियर्ड बाय इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद आज का प्रयागराज, इलाहाबाद हाई कोर्ट दैट फाउंड दैट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दैट इज इंदिरा गांधी फाउंड टू बी गिल्टी ऑफ इलेक्टोरल मेल प्रैक्टिसेस। यानी क्या हुआ कि इंदिरा गांधी ने जब चुनाव लड़ा था तो इलाहाबाद के रायबरेली से लड़ा था उन्होंने, तो क्या हुआ उनके विपक्ष में जिन्होंने चुनाव लड़ा था उनका नाम था राजनारायण। वो जो राजनारायण है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करते हैं अगेंस्ट इंदिरा गांधी और वो कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने अपनी पावर का मिसयूज किया है। उन्होंने जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनको ऐसे काम करवाए हैं जो उनकी डिग्निटी के खिलाफ है। तो इस तरह से वो पिटीशन राजनारायण जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेश कर देते हैं। अब आगे की कहानी हम सुनते हैं, देखिए। This case has been filled by the defeated opposition candidate राजनारायण, जो मैंने आपको अभी बताया। On 12 जून 1975 जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा, यानी उस वक्त इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज कौन थे? जगमोहन लाल सिन्हा of the Allahabad High Court found the Prime Minister guilty on the charge of misuse of government machinery for her election campaign. This court declared her election null and void and unseated her from in the Lok Sabha. The court also banned her from contesting an election for an additional 6 years. This decision created a political crisis. आया बच्चों को समझ में? अब सुनिए, देखिए वापस से। जब इलेक्शन हुए 1971 के इलेक्शन हो गए, इंदिरा गांधी जीत गई, सब कुछ हो गया, देश में सिचुएशन चल रही है और ऐसा नहीं है एक ही चीज चलती रहती है, साइड बाय साइड और भी चीजें चलती रहती, तो साइड बाय साइड एक चीज ये और चल रही थी। तो उस इलेक्शन में जो इंदिरा गांधी के डिफीटेड अपोजिशन लीडर्स थे उनका नाम था राजनारायण, इलाहाबाद से। वो क्या करते हैं, इलेक्शन के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल कर देते हैं कि इंदिरा गांधी ने एज अ पीएम गवर्नमेंट मशीनरी का मिसयूज किया है। यहां तक आई बात समझ में? और इस पिटीशन का जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट कब आता है? 12 जून 1975। मतलब सिचुएशन वही है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जुडिशरी और उसमें गुजरात और बिहार में मूवमेंट चल रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहे हैं, सब कुछ एक साथ है ना, कहते हैं ना कंगाली में आटा गीला, सारी मुसीबतें एक साथ आ रही हैं। वहीं जो जगमोहन लाल सिन्हा थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज, वो डिसीजन देते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको गिल्टी पाया जाता है और कहा जाता है कि उन्होंने अपनी गवर्नमेंट मशीनरी का अपने इलेक्शन कैंपेन में मिसयूज किया है। द कोर्ट डिक्लेयर्ड, और कोर्ट क्या करता है, उनके इलेक्शन को नल और वॉइड डिक्लेयर कर देता है और यहां तक कहा जाता है कि उनकी लोकसभा की सीट खाली की जाती है और अगले 6 सालों तक वो कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगी। तो ये किसका डिसीजन था बेटा? ये डिसीजन था इलाहाबाद हाई कोर्ट का। और इस डिसीजन के बाद देश में क्या हो गया, एक राजनीतिक संकट पैदा हो गया, पॉलिटिकल क्राइसिस हो गया। लेकिन इंदिरा गांधी चुप बैठेंगी क्या? नहीं। अब इंदिरा गांधी क्या करती हैं, नेक्स्ट स्टेप लेती हैं और उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि ऑब्वियसली आपको पता है हाई कोर्ट के अगेंस्ट कहाँ जा सकते हैं हम? सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो आगे की कहानी सुनिए क्या हुआ। इंदिरा गांधी चैलेंज द हाई कोर्ट डिसीजंस इन द सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस BR कृष्णन अय्यर ऑन 24 जून 1975, आ गए हम हमारी तारीख के आसपास, है ना। मैंने कहा था ये जो चैप्टर है 25 जून 1975 के इर्द गिर्द घूमेगा, कुछ उससे पहले कुछ उससे बाद, तो देखिए कितने करीब आ गए हम, है ना। 24 जून 1975 अपहेल्ड द हाई कोर्ट जजमेंट, अपहेल्ड मतलब रखा, उन्होंने उसको सही माना। एंड ऑर्डर ऑल प्रिविलेज गांधी रिसीव्ड एज एन MP बी स्टॉप्ड, यानी एज अ MP आपको जितने भी प्रिविलेजेस दिए गए हैं वो क्या किए जाते हैं, स्टॉप्ड किए जाते हैं। एंड दैट शी बी डिबार्ड फ्रॉम वोटिंग, वो वोट भी नहीं करती। हाउएवर शी वाज अलाउड टू कंटिन्यू एज प्राइम मिनिस्टर पेंडिंग द रिजोल्यूशन ऑफ हर अपील, यानी जब तक उनकी अपील का फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता तब तक वो प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस उन पर लगा दिए गए। आया तो बच्चों समझ में? ये हम क्या पढ़ रहे हैं, अब तक हमने से पहले वाली स्लाइड तक जो पढ़ा वो हमने पढ़ा था बैकग्राउंड ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी लगी लेकिन उसके पीछे बैकग्राउंड क्या क्या तैयार था। अब हम बिल्कुल इमरजेंसी के पास आ चुके हैं। हम कहाँ आ चुके हैं? डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। बस थोड़ी देर में इमरजेंसी डिक्लेयर होने वाली है। अब इमरजेंसी डिक्लेयर होने से पहले जस्ट पहले क्या इंसिडेंट होता है 12 जून 1975 को, कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है वो इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में डिसीजन देती है, उनको गिल्ट पाया जाता है किसकी पिटीशन पर? राजनारायण की पिटीशन पर, और उनको अगले 6 सालों के लिए, वो इंदिरा गांधी पार्लियामेंट में भी आई थी, जजमेंट भी दिया था, सब कुछ, ये पूरी लंबी कहानी है। और क्या किया जाता है फिर? इंदिरा गांधी क्या करती है, इसके डिसीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाती है। सुप्रीम कोर्ट भी कोई
बहुत ज़्यादा इंदिरा गांधी के फेवर में डिसीजन नहीं देता, थोड़ा सा रिलैक्स होता है लेकिन बहुत ज़्यादा फेवर में डिसीजन नहीं देता, और उनकी जितनी भी कैंपेनिंग है, उनकी वोटिंग है, उनको डिबार्ड कर दिया जाता है वहाँ से। लेकिन कहा जाता है कि जब तक पेंडिंग है आपका डिसीजन तब तक आप एज ए प्राइम मिनिस्टर वर्क कर सकती है। अब इंदिरा गांधी समझ गई थी कि मेरे पर संकट के बादल बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, और जब इस तरह का इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है तो उधर जो जयप्रकाश नारायण जिन्होंने बिहार मूवमेंट को लीड किया था, वो दिल्ली से एक सत्याग्रह का प्रारंभ कर देते हैं और डिमांड करते हैं इंदिरा गांधी से कि वो रेजिग्नेशन दे। प्रेशर बनाया जा रहा है पीपल्स का कि इंदिरा गांधी को क्या किया जाए। डिमांड कर तो कर ही दिया, दोनों कोर्ट ने उनके फेवर में डिसीजन नहीं दिया, यानी उन्होंने अपनी पावर्स का मिसयूज वो कर रही हैं, ठीक है। प्रिवी पर्स उन्होंने समाप्त किया था, सोशलिज्म के नाम पर जो थे जिनके पास भूमि थी उनको परेशान, मतलब एक जो पुअर पीपल्स तो ठीक है उनके फेवर में थे, लेकिन समाज का एक बड़ा तबका सरकार के क्या हो रहा था, विरोध में आके खड़ा हो गया था। और उधर जयप्रकाश नारायण दिल्ली से क्या करते हैं, एक बहुत बड़े सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं, समग्र क्रांति, टोटल रिवॉल्यूशन को स्टार्ट करने की सोचते हैं। देखिए अब हम इसी को पढ़ रहे हैं। जयप्रकाश नारायण का साथ किसने दिया था, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने गुजरात मूवमेंट को लीड किया और जयप्रकाश नारायण ने बिहार मूवमेंट को लीड किया था। तो देखिए आगे, जयप्रकाश नारायण, याद रखना है आपको, जेपी कहते हैं इनको, टोटल रिवॉल्यूशन इनके नाम के साथ आपको ध्यान रखना है। एंड मोरारजी देसाई कॉल्ड फॉर डेली एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट, यानी गवर्नमेंट के विरोध में वो प्रोटेस्ट को स्टार्ट कर देते हैं। द नेक्स्ट डे जयप्रकाश नारायण अनाउंस ए नेशन वाइड सत्याग्रह फॉर हर रेजिग्नेशन एंड आस्क्ड द आर्मी, द पुलिस एंड द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नॉट टू ओबे इलीगल एंड इमॉर्टल ऑर्डर्स। यानी वो क्या कहते हैं, जो भी पुलिस है, आर्मी है, कि आप गवर्नमेंट के जो अनैतिक नियम आ रहे हैं उनको आप ओबे, उनकी आज्ञा का पालन ना करें। This to threaten the bring activities of the government to a standstill. Later that day, dark day in the Indian history, that is 25th June 1975, Indira Gandhi requested a complete President Fakhruddin Ali Ahmed to proclaim a state of emergency within 3 hours. The electricity, all the newspapers was cut and the political opposition arrested. The proposal was sent without the discussion with the Union Cabinet, who only learnt to it and ratified it the next morning. On 25th June 1975, the government declared that there was a threat of internal disturbance, and therefore it invoked Article 352 of the Constitution. आई मुझे कहानी सुन के कि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के अपोज में दिया, तो जयप्रकाश नारायण जो थे और जो मोरारजी थे, वो सरकार की एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट उन्होंने स्टार्ट कर दिया और डिमांड करने लगे कि इंदिरा गांधी खुद अपना रेजिग्नेशन दे दे। इंदिरा गांधी खुद देंगे क्या रेजिग्नेशन? ऐसे थोड़ी ना, आपने पढ़ा है गुगी गुड़िया बिकम्स द आयरन लेडी। इसीलिए इंदिरा गांधी क्या करती है, नेक्स्ट डे जो फखरुद्दीन अली अहमद उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे, उनको रातों रात कहती है कि आप क्या करिए, देश में एक प्रोक्लेम कर दो, आर्टिकल 352 के बेसिस पर इमरजेंसी लगा रहे हैं। और उस इमरजेंसी का बेस क्या होगा, इंटरनल डिस्टर्बेंस। इंटरनल डिस्टर्बेंस को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज्यादा डिफाइन नहीं किया गया था, केवल आंतरिक अशांति शब्द थी। तो इंदिरा गांधी ये कह के कि जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई देश में जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट को काम नहीं कर रहे, वर्किंग मशीनरी को रोक रहे हैं, तो इस आधार पर वो क्या करवाती है, द आर्टिकल 352 की इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड के बिहाफ पर देश में क्या लगा दी जाती है, इमरजेंसी लगा दी जाती है। रातों रात जितने भी न्यूज़पेपर हैं, जो मैगजीन्स हैं, उनकी लाइट कट ऑफ कर दी जाती है ताकि आगे न्यूज़पेपर में क्या छपना है। एक तरह से मान लीजिए प्रेस सेंसरशिप लग गई है, अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और जितने भी मेन पॉलिटिकल लीडर्स थे उन सबको क्या कर लेती है, गवर्नमेंट अरेस्ट कर लेती है। इस तरह क्या हुआ, 25 जून 1975 की रात को इंदिरा गांधी के कहने पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा देश में आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है, जिसका बेस था इंटरनल डिस्टर्बेंस। मोटिव था इंदिरा गांधी की जो अपोज में प्रोटेस्ट चल रहा है उसको रोकना। आप याद करिए, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि एक इमरजेंसी लगी हुई थी, तब भी बीच में ही दूसरी इमरजेंसी लगाई गई थी और ये दोनों इमरजेंसी एक साथ खत्म हुई थी। एक्चुअली बेटा बात ये थी कि जो इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पर इमरजेंसी लगती है और जो एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पर इमरजेंसी लगती है, उसमें कुछ डिफरेंसेस हैं फंडामेंटल राइट्स को लेके कि आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो वो जो इंदिरा गांधी चाह रही थी इन लीडर्स को रोकना, वो एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पर नहीं कर सकती थी, इसीलिए उन्होंने इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पर इमरजेंसी लगा के उन सारे लीडर्स को क्या करा, जेल में बंद करवा दिया। अब हम देख रहे हैं कॉन्सिक्वेंस ऑफ इमरजेंसी, यानी जब इमरजेंसी लग गई तो उसका देश पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए बेटा, अब आगे की कहानी सुनते हैं। This brought the attitude to abrupt stop. Strikes were banned.
यानी क्या हुआ, इमरजेंसी लगते ही जितना भी अपोजिशन था और जो भी स्ट्राइक्स थी वो सब क्या हो गई, बैंड हो गई। मैनी अपोजिशन लीडर्स वर पुट इन जेल, ये मैंने पहले ही बताया आपको। दी पॉलिटिकल सिचुएशन बिकम वेरी क्वाइट थ्रू टेंस, यानी जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी बहुत टेंशन में आ गई। गवर्नमेंट ऐसा लगा बहुत ज्यादा डिक्टेटर हो रही है। जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स गवर्नमेंट के अपोज कर रहे थे, वो जो अपोजिशन था, जो स्ट्राइक थी, वो सबको बंद करा दिया गया। लीडर्स को क्या डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया। डिसाइड टू यूज स्पेशल पावर अंडर इमरजेंसी प्रोविजन द गवर्नमेंट सस्पेंड द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। देखिए वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है, ठीक है। फेडरल है इसका मतलब कि हमारे यहाँ दो सेट ऑफ गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। लेकिन जब इमरजेंसी लगती है 352 की बेसिस पे, आर्टिकल 352 बेसिस पर, तो क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई भी पावर नहीं होती है और सारी पावर्स उस टाइम पीरियड के लिए किसके पास चली जाती हैं, यूनियन गवर्नमेंट के पास चली जाती है। यानी फेडरल सिस्टम यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाता है और फंडामेंटल राइट्स भी सस्पेंड कर दिए जाते हैं। तो जो आर्टिकल 19 में हमारा प्रेस का हमें फ्रीडम मिली गई है, उस फ्रीडम को भी क्या कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया है, ठीक है। द गवर्नमेंट बैंड, गवर्नमेंट ने दो पॉलिटिकल पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जमायत इस्लामी, उनको क्या करा, बैन कर दिया गया। प्रोटेस्ट और स्ट्राइक्स एंड पब्लिक एक्टिविटेशन आर नॉट अलाउड, यानी इमरजेंसी लग गई है, आपने जैसे कर्फ्यू का नाम सुना हो, कोरोना आपने देखा है, ठीक है। तो कोरोना में क्या था, आप 4 जने एक साथ खड़े नहीं हो सकते, आप घर से बाहर नहीं जा सकते। तो ये भी क्या था, जो हमारे आर्टिकल 19 में हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे, उनको सस्पेंड किया गया था। तो ऐसे ही क्या किया गया, इमरजेंसी लगी तो फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट करना, स्ट्राइक करना, प्रेस की फ्रीडम, लीडर्स को जेल में डालना, ये सब क्या कर दिया गया, गवर्नमेंट के द्वारा इसको यूज किया गया। Most importantly, under the provision of emergency, the various fundamental rights of citizens should suspended, including the right of citizen to move the court for restoring their fundamental rights. क्या हुआ कि हमारा एक आर्टिकल 32 है फंडामेंटल राइट्स में, आपने 11th में पढ़ा होगा, आपने ये भी पढ़ा होगा, फंडामेंटल राइट्स आर सिक्योर बाय द फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 32 को अम्बेडकर ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोल कहा है। तो आर्टिकल 352 के बेसिस पर जब इमरजेंसी लगी तो ये और क्लॉज था कि पीपल्स अपने फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर करवाने के लिए उस पीरियड में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास नहीं जा सकते, तो वो भी छिन गया। द गवर्नमेंट मेड एक्सटेंसिव यूज ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, गवर्नमेंट में इस पीरियड में ये सबसे ज्यादा यूज किया। आर्टिकल 22(4) में प्रिवेंटिव डिटेंशन दिया गया है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या होता है, पूरा डिटेल में तो नहीं, लेकिन वर्ड आया तो मैं आपको बता देती हूँ। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब वो ये होता है कि अगर गवर्नमेंट को किसी व्यक्ति पर शक है कि ये इन फ्यूचर कोई मिस हैपनिंग क्रिएट कर सकता है, तो उस शक के आधार पर इंडियन गवर्नमेंट उस पीपल को अरेस्ट कर सकती है। इसको प्रिवेंटिव डिटेंशन कहा जाता है। तो इस इमरजेंसी के पीरियड में गवर्नमेंट के द्वारा इस प्रिवेंटिव डिटेंशन का भर भर के मिस यूज किया गया। न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस एंड स्टेटमेंट प्रोटेस्ट बाय लिविंग ब्लैंक स्पेसेस इन द न्यूज़पेपर, यानी जहां उनको सरकार की आलोचना करनी थी, सेंसरशिप लगी हुई थी। सेंसरशिप मतलब गवर्नमेंट की परमिशन के बिना आप नहीं कर सकते। तो आपकी बुक में भी देखिए डायग्राम दिया गया ऐसा कि न्यूज़पेपर है, उसमें ब्लैंक, साइड में ब्लैंक है। तो अपना प्रोटेस्ट दिखाने के लिए वो क्या कर रहे थे, अपने न्यूज़पेपर में खाली खाली जगह छोड़ रहे थे। मैगजीन, सेमिनार एंड मेन स्ट्रीम चूज टू क्लोज डाउन रादर देन दी सेंसरशिप। मैगजीन जो चलती थी, सेमिनार और मेन स्ट्रीम, उन्होंने सेंसरशिप को मानने की बजाय ये कहा कि ठीक है हम पब्लिश ही नहीं कर रहे, हम सेंसरशिप। सेंसरशिप का मतलब क्या हो गया बेटा, कि आप जब न्यूज़पेपर पब्लिश कर रहे हैं तो पहले गवर्नमेंट देखेगी और गवर्नमेंट उसको पास करेगी कि ये न्यूज़ आए, ये न्यूज़ ना आए। तो जो न्यूज़ नहीं आए, जो उनको छापनी होती थी, उनको पता था यहाँ में गवर्नमेंट का पोजीशन बताने नहीं, लेकिन पता है गवर्नमेंट के पास जाएगा तो वैसे खारिज कर देंगे, तो वो क्या करते थे, वहाँ ब्लैंक स्पेस को छोड़ देते थे। तो ये चीज़ें क्या थी, हमारी जो इमरजेंसी लगी उसका कॉन्सिक्वेंस हुआ। पीपल्स जो लीडर्स थे उनको प्रिवेंटिव डिटेंट किया गया, अरेस्ट किया गया, भर भर के जेल में डाला गया, फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया। पीपल्स के पास पावर ही नहीं थी कि वो अपने फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर करें। प्रेस सेंसरशिप लगा दी गई, जनता के पास न्यूज़ नहीं पहुंच पा रही थी, सही जो न्यूज़ थी, और वो तो बिल्कुल नहीं पहुंच पा रही थी जो गवर्नमेंट की अपोज में थी। न्यूज़पेपर ने अपना प्रोटेस्ट, अपना गुस्सा दिखाया खाली स्पेस छोड़कर, और कुछ मैगजीन ने तो सेंसरशिप के अगेंस्ट झुकने से मना कर दिया और कहा कि ठीक है हम क्या कर रहे हैं, हमारी मैगजीन्स को पब्लिश ही नहीं कर रहे। आगे यदि हम देखें तो क्या हुआ, अब आपको एक चीज पढ़नी है, शाह कमीशन। शाह कमीशन क्या हुआ कि देखिए, शाह कमीशन की यदि हम बात करें तो शाह कमीशन फ्रेम हुआ था 1977 में। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है।
अभी मैं आगे की जनता गवर्नमेंट जब हम पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि इमरजेंसी के बाद इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस में इंदिरा गांधी हार जाती हैं और हारने के बाद देश में पहली बार जनता पार्टी की सरकार बनती है। अब ये जनता पार्टी की सरकार बनती है 1977 में, वो एक कमीशन बनाती है जिसका नाम है शाह कमीशन। शाह उसके चेयरपर्सन थे, तो उसके नाम पे क्या बना, शाह कमीशन। इस कमीशन का काम था इन्वेस्टिगेट द इमरजेंसी, यानी ये इन्वेस्टिगेट करना कि जो इमरजेंसी लगी क्या वास्तव में परिस्थितियां ऐसी थी कि इमरजेंसी लगनी चाहिए थी, या गवर्नमेंट के द्वारा अपने किसी मोटिव को पूरा करने के लिए ये इमरजेंसी लगाई गई थी। तो देखिए, जब भी कोई चीज़ इन्वेस्टिगेट होती है, वैसे तो अगर हम शाह कमीशन की रिपोर्ट की बात करें तो शाह कमीशन ने इमरजेंसी को गलत बताया था और ये बताया था कि पॉलिटिकली मशीनरी का मिसयूज किया गया है और जो हमारे जो पुलिस है और जो हमारा अगला इंस्ट्रूमेंट है वो एक तरह से पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम करने लग गए थे। तो दो व्यू निकल कर आए, एक व्यू तो गवर्नमेंट का निकल कर आया जिसने इमरजेंसी लगाई थी, और दूसरा क्रिटिक व्यू निकल कर आया जो ये कहता था कि इमरजेंसी गलत है। तो अगर हम बात करें तो क्रिटिक व्यू तो ये कहता था इंदिरा गांधी मिसयूजेस पावर, कि इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये इमरजेंसी लगाई थी और इसके पीछे कोई भी बेसिक रीजन नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ जब हम गवर्नमेंट का व्यू देखते हैं, सरकार का व्यू देखते हैं, तो सरकार ने कहा कि हमने इमरजेंसी अपने किसी निजी बेनिफिट के लिए नहीं लगाई थी, लेकिन देश में इतनी ज्यादा अव्यवस्था फैली हुई थी, इतना ज्यादा इंटरनल डिस्टर्बेंस था कि ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो स्ट्राइक है, ये गवर्नमेंट को काम ही नहीं करने दे रही थी। तो जब काम ही नहीं करने दे रही गवर्नमेंट को, बार बार आधा टाइम इसी में लग रहा है कि वहां प्रोटेस्ट बंद करो, वहां शांति बनाओ, ये शांति बनाओ, तो इसलिए हमने इमरजेंसी लगा दी। तो ये बेसिकली हमें यहाँ पर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? शाह कमीशन पढ़ना है। एक हमें पढ़ना है, दो व्यू पढ़ने हैं, गवर्नमेंट के व्यू और एक क्रिटिक के व्यू। शाह कमीशन 1977 में फ्रेम हुआ। मोटिव क्या था, क्यों बना था? इन्वेस्टिगेट करना था इमरजेंसी को। इसने रिपोर्ट दी कि इमरजेंसी गलत थी और जो उस टाइम इमरजेंसी के टाइम में जो पुलिस और जो हमारे अदर वो हैं वो एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर रहे थे। गवर्नमेंट का व्यू था कि हमें हमारा काम करने के लिए इमरजेंसी लगाना बहुत जरूरी हो गया था, और क्रिटिक व्यू था कि नहीं, इंदिरा गांधी ने अपने पावर्स की मिसयूज की थी। चलिए देखते बेटा यहाँ पर शाह कमीशन। शाह कमीशन क्या कह रहा है भाई, चलिए देखिए। आफ्टर द इमरजेंसी एन इन्वेस्टिगेशन डन बाय शाह कमीशन, it found that in some areas excess restrictions were implied during the emergency, यानी उतने restrictions की जरूरत नहीं थी जितने restrictions इस इमरजेंसी में लगाए गए। अगर इसकी रिपोर्ट की बात करें तो इसकी रिपोर्ट क्या आई बेटा, the administration and the police turned into political instrument of the ruling party and not functioning independently। अभी मैंने आपको बताया। The government argued, ये किसका व्यू आ गया, ये गवर्नमेंट का व्यू आ गया। The government argued that in democracy, the opposition parties must allow the elected ruling party to govern according to its policies and protects and collective actions are good, not good for the democracy। ठीक है, जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो अपोजिशन पार्टीज हैं, वो गवर्नमेंट को क्रिटिक कर रहे हैं, ये सब ठीक है, लेकिन बार बार जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। स्ट्राइक और जो प्रोटेस्ट है वो काम को रोक रहे हैं, हमें काम करने से हमारे हाथ बांध रहे हैं, तो ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं था। तो हमने क्या करा, इमरजेंसी लगाई। But the critics say that Indira Gandhi misused constitutional provision meant for saving the country to save her personal power। लेकिन जो क्रिटिक व्यू थे उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने कोई कंट्री बचाने के लिए इमरजेंसी नहीं लगाई थी, उनको अपनी कुर्सी बचानी थी, अपनी पावर बचानी थी, इसलिए इन्होंने अपनी पावर का मिसयूज किया है। ठीक है, तो ये आपका शाह कमीशन। आगे की बात करें, हमें हर चीज से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और कुछ ऐसे लेसन जो इमरजेंसी से भी मिले। क्या मिला इमरजेंसी से लेसन? इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अवे विद डेमोक्रेसी इन इंडिया, यानी ये बहुत मुश्किल है कि डेमोक्रेसी को इंडिया से हटाया जाए। यानी भारत के आप कह सकते हैं आत्मा में लोकतंत्र बसा हुआ है, तो कोई भी गवर्नमेंट आए, कितनी ही अपनी पावर्स को मिसयूज करे, लेकिन इस इमरजेंसी के बाद अभी हम इलेक्शंस देखेंगे, रिजल्ट देखेंगे, तो लगेगा कि इंडिया से कुछ भी हो, लोकतंत्र को हटाना असंभव है। ठीक है, तो पहला लेसन क्या मिला, इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू डू अवे विद डेमोक्रेसी इन इंडिया। इंटरनल इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रिबेलियन, advice to the president to proclaim it given writing by the council of ministers। The emergency made everyone more aware of the values of the civil liberties। इस इमरजेंसी के बाद क्या हुआ कि जो सिविल लिबर्टीज हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनकी वैल्यू हर पर्सन को पता लगी। ये पता लगा कि भारत के मैंने कहा ना लोकतंत्र आत्मा में बसा हुआ है। हम कहें कि इंडिया एंड डेमोक्रेसी आर सिनोनिम,
तो डेमोक्रेसी से कभी भी इंडिया को बाहर नहीं निकाला जा सकता, इंडिया में से डेमोक्रेसी को भी बाहर नहीं निकाला जा सकता। और जो इंटरनल इमरजेंसी है वो अब आर्म्ड रिबेलियन की बेसिस पर प्रोक्लेम्ड होगी। एडवाइस टू द प्रेसिडेंट इट मस्ट बी रिटन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और हम कह सकते हैं इट मस्ट बी रिटन बाय द कैबिनेट। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बेटा आपको बताना चाहूंगी। ये वाली जो पॉइंट हमने पढ़ा है, ये मैंने आपको बताया कि ये जो आर्म्ड रिबेलियन वर्ड है ये 44th अमेंडमेंट के द्वारा जुड़ा है। ठीक है, ये जो 44th अमेंडमेंट है ये किस गवर्नमेंट ने किया था? मोरारजी देसाई ने किया था। तो इस गवर्नमेंट ने जहां जहां ये देखा कि इमरजेंसी में ये चीजें सुधारनी चाहिए, उन्होंने सुधारा। कुछ चीजें मैं आपको बताती हूँ क्या क्या सुधारा। एक तो आपको मैंने पहले भी बताया कि जो इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड था उसको किससे रिप्लेस कर दिया गया? आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है, उससे पहले यदि हम देखें 44th अमेंडमेंट से पहले हमारा संविधान ये कहता था कि अगर देश में आपातकाल लगाना है तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जा सकता है। इंदिरा गांधी ने करा, कोई कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं तोड़ा, तो कॉन्स्टिट्यूशन में था, कॉन्स्टिट्यूशन को माना ही, प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को एडवाइस दी, एडवाइस इमरजेंसी लगा दी गई। लेकिन फिर अमेंडमेंट किया गया 44th, और 44th अमेंडमेंट में एक काम और कर दिया गया कि अब केवल प्राइम मिनिस्टर के कहने से इमरजेंसी नहीं लगेगी, कैबिनेट का रिटन अप्रूवल जब प्रेसिडेंट के पास आएगा तो ही प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगाएगा, नहीं तो वो इमरजेंसी नहीं लगा सकता। दो चीजें आ गई समझ में। तीसरा और क्या हुआ 44th अमेंडमेंट के द्वारा? अभी आपने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कॉन्सिक्वेंस में, फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड। तो ये कहा गया ठीक है, आप फंडामेंटल, देखिए फंडामेंटल राइट खत्म नहीं हो रहे हैं, सस्पेंड हो रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है आप सस्पेंड करिए फंडामेंटल राइट, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 ये दोनों सस्पेंड नहीं होंगे। यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन को कंट्रोल करने के लिए, जो मैंने बताया थोड़ी देर पहले, प्रिवेंटिव डिटेंशन का भर भर के यूज किया, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इस अमेंडमेंट में और कह दिया ऑल द फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। पढ़िएगा आप बुक में 12 में 20 और 21 क्या है तो और समझ में आएगा। तो तीन आ गए फैक्टर समझ में। यानी मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट ने इमरजेंसी में जो प्राइम मिनिस्टर एक डिक्टेटर की तरह निकल कर आता था उसकी पावर को कम करने के लिए अमेंडमेंट 44th अमेंडमेंट काफी लंबा चौड़ा है, लेकिन जो यहाँ से रिलेटेड है मैंने आपको चीजें बताई। तीन बात याद रखनी है 44th अमेंडमेंट से रिलेटेड। पहला तो सबसे पहला तो यही है, इंटरनल जो डिस्टर्बेंस था उसको किस में रिप्लेस कर दिया गया? आर्म्ड रिबेलियन में। दूसरा क्या किया गया कि अब केवल प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे प्रेसिडेंट नहीं लगा सकता इमरजेंसी, उसे कैबिनेट का रिटन अप्रूवल चाहिएगा। और तीसरा, ऑल फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड किए जा सकते हैं। तो ये आपका था शाह कमीशन। और दूसरा आपने देखा व्हाट आर द लेसन्स फ्रॉम द इमरजेंसी। अब इमरजेंसी लग गई, ठीक है, और 21 मार्च 1977 को इमरजेंसी को खत्म भी कर दिया गया। अब हम बात करते हैं पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी, यानी इमरजेंसी लब लग चुकी, अब हट गई। अब हटने के बाद आगे क्या हुआ? तो आगे बहुत बड़ा चेंज आया इंडियन पॉलिटिक्स में, ठीक है। अब क्या होता है, इमरजेंसी के बाद लोकसभा इलेक्शंस होते हैं, और अब जो लोकसभा इलेक्शंस हो रहे हैं वो है 6 लोकसभा इलेक्शन, और कब हो रहे हैं? 1977 में, है ना। आपको लोकसभा थोड़ी याद रहनी चाहिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड याद होंगी आपको। एक बार वापस देखें हम, पहले लोकसभा इलेक्शन 1952, दूसरे 1957, थर्ड की यदि हम बात करें 1962, फोर्थ की बात करें 1967। और याद आया? अब तो शायद आपको रट गया होगा, इसको कहा जाता है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, ठीक है। इसकी यदि हम बात करें तो इसको क्या कहा जाता है? पॉलिटिकल अर्थक्वेक। 67 से कब होने थे? 72 में, 5 साल बाद। लेकिन इंदिरा गांधी ने लोकसभा को डिसॉल्व करवाया, और डिसॉल्व करवाने के कारण ये इलेक्शन कब हुए? 1971 में, ठीक है। अब कब होने थे? 5 साल बाद, 76 में। लेकिन इमरजेंसी के चक्कर में 1 साल लोकसभा का टेन्योर बढ़ गए, और इसलिए छठा लोकसभा इलेक्शन कब हुआ बेटा? 1977 में, ठीक है। चले आगे। अब देखिए क्या होता है। The जनता पार्टी made this election into a referendum on the emergency slogan Save Democracy। बिना स्लोगन के, बिना नारों के चुनाव नहीं जीता जाता, ठीक है। तो यहाँ जो अपोजिशन था, जनता पार्टी वाला अपोजिशन, उन्होंने लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया। इंदिरा हटाओ, लोकतंत्र बचाओ।
For the first time since independence, the Congress party was defeated in the Lok Sabha election. It is very very important. भारत के इतिहास में एक क्रांतिकारी परिवर्तन 1952 से लेकर 1977 लगातार किसकी सरकार बनी? कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन आपातकाल का हर्जाना कांग्रेस को भुगतना पड़ा। और जब छठे लोकसभा इलेक्शन हुआ तो देश में पहली बार, देश की बात कर रहे हैं, देश में पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट फ्रेम हुई। ठीक है, द कांग्रेस वुड विन ओनली 154 सीट्स। जिस कांग्रेस को 350 प्लस सीट मिलती थी, उसको इस इलेक्शन में केवल कितनी सीट मिली? 154 इन द लोकसभा इलेक्शन। द जनता पार्टी एंड इट अलायंस वन 330। जनता पार्टी और उसका गठबंधन जो था उसको 330 मिली आउट ऑफ 540 सीट्स इन द लोकसभा। एंड जनता पार्टी itself won 295 सीट्स एंड एंजॉयड अ क्लियर मेजोरिटी। देखिए इमरजेंसी का, जनता समझदार है, उसे लगा कि कांग्रेस क्या कर रही है, वो कांग्रेस लगातार चुनते वो उसमें डिक्टेटर की फीलिंग आ गई है, तो एक बार तो पटकनी देनी चाहिए। ठीक है, तो ये पटकनी कहाँ खाई कांग्रेस ने? 1977 के इलेक्शन में। 1977 में जो छठी लोकसभा के चुनाव हुए उसमें जो कांग्रेस 350, 300, 283 मेजोरिटी नहीं मिली, फिर भी मेजोरिटी के आसपास 1967, और जब नेहरू थे उनके तो करिश्मा थे, नेतृत्व में चलता ही रहा। इस इलेक्शन में कांग्रेस डिफीटेड एंड अक्वायर ओनली 154 सीट्स, और जो जनता पार्टी थी वो 330 सीट, 272-73 ही चाहिए मेजोरिटी, तो अकेली जो 295 और उसके अलायंस के साथ 303 सीट्स किसको मिल गई? जनता पार्टी को बन गई। अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि जनता पार्टी मेजोरिटी में थी तो ऑब्वियसली नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कहां से बनना था? जनता पार्टी गवर्नमेंट से बनना है। अब देखिए ये 3 लीडर्स की फोटो है, ये है मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और श्री जगजीवन राम। अब जब जो बीजेपी पार्टी, सॉरी जनता पार्टी थी, आप तो वो बीजेपी आप कहने लगे, पहले जो जनता पार्टी गवर्नमेंट थी जब वो जीती, क्लियर मेजोरिटी से आई, तो ऑब्वियसली फिर ये हुआ कि अब प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। ठीक है, तो अब प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा? तो क्या हुआ बेटा? 3 चेहरे निकल कर आए सामने, एक मोरारजी देसाई का, दूसरा चौधरी चरण सिंह का, और तीसरे जगजीवन राम का। ठीक है, इनकी कहानी क्या है ये भी सुनते हैं। आफ्टर द इलेक्शन ऑफ 1977 there was a stiff competition among 3 leaders for the post of prime minister: Morarji Desai, Charan Singh and Jagjeevan Ram. Finally Morarji Desai becomes the prime minister। यानी ये तीनों कंपटीशन में थे कि इन तीनों में से किसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, लेकिन अंतिम रूप से जो जीत थी वो किसकी हुई? मोरारजी देसाई की हुई। और 1977 में पहली बार भारत में क्या हुआ? नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, आपसे बहुत बार बेटा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए 2-3 इलेक्शंस होते हैं वो आपको याद रखना है। पहले 1952 याद रखना है, फिर आपको 1967 का याद रखना है, जिसको पॉलिटिकल अर्थक्वेक कहते हैं। कांग्रेस ने गवर्नमेंट बनाई लेकिन सीट शेयर में कमी आई, और जो एक स्टेट था वहां रीजनल पार्टी ने गवर्नमेंट बनाई 67। फिर 10 साल बाद 1977 के याद रखना है। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सेंटर में पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी और जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी, और प्राइम मिनिस्टर बनते हैं मोरारजी देसाई। लेकिन ये मोरारजी देसाई 1977 से 79 तक ही प्राइम मिनिस्टर है। फिर पार्टी में उठापटक हुई, इनको हटाकर क्या कर दिया जाता है? 1979 से 1980 तक, जुलाई 1989 से 1980 तक किसको बनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह को। ये यूपी के हैं और किसान नेता रहे हुए हैं ये। ठीक है, इनको क्या बनाया जाता है? प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। ये दोनों ही अपने अपने पीरियड में, ये इनके साथ और ये इंदिरा गांधी के साथ भी क्या रहे हैं? डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के रूप में इन्होंने काम किया है। तो फाइनली क्या होता है? 1977 से लेकर 1980 तक किसकी गवर्नमेंट रहती है भारत में? जनता पार्टी की सरकार रहती है। लेकिन देखिए कांग्रेस तो कांग्रेस ही थी, कहाँ हारेगी? लेकिन ये जो सरकार थी गठबंधन वाली थी, बहुत ज्यादा आपके हैं आइडियोलॉजी में डिफरेंस था, तो कॉन्फ्लिक्ट चलती रही, और तो 3 साल बाद ही आप मान लीजिए भारत में अगले लोकसभा इलेक्शन हो गए। ठीक है, और 1980 में जो फ्रेश लोकसभा इलेक्शन हुए, यहाँ कहानी सुनिए सबसे इंपॉर्टेंट, उसमें क्या हुआ कि वापस से चुनाव हुए। ठीक है, और चुनाव होने के बाद लोकसभा फ्रेश, वैसे लोकसभा इलेक्शन आपने कब देखे हैं? 5 साल बाद। ठीक है, या अगर डिसॉल्व हो जाए, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जो जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी उसमें डिस्प्यूट चलता रहा, और फ्रेश लोकसभा इलेक्शन वाज हेल्ड इन 1980। 1980 में 3 साल बाद ही मात्र अगली मतलब 7वीं लोकसभा इलेक्शंस हुए, एंड विच इन जनता पार्टी सफर्ड अ कॉम्प्रहेंसिव डिफीट
and the Congress party came back in the power and Indira Gandhi became the Prime Minister of the India। लो जी, जहां से शुरू की फिर खत्म की, वहीं से कहानी दोबारा शुरू हुई। यानी पहले आपने देखा 1967 में, या आप 66 ही मान लीजिए, जब उनकी डेथ हुई लाल बहादुर शास्त्री, तो इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बन गई। वैसे 1967 में इलेक्शन हुए, प्राइम मिनिस्टर बनी, 77 तक बन गई वो, ठीक है। इसके बीच में उन्होंने इमरजेंसी लगाई, इमरजेंसी का खामियाजा क्या उठाना पड़ा, यहाँ चुनाव हार गई। लेकिन ये जो 77 से 1980 तक गवर्नमेंट रही, ये किसकी रही, जनता पार्टी की। लेकिन ये बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं रही, इसमें टांग खिंचाई चलती रही और लोकसभा को विघटित होना पड़ा। विघटित होने के बाद 7th लोकसभा इलेक्शन हुए। कब हुए, 1980 में। और इंदिरा गांधी क्या करती हैं, वापस से बन जाती हैं प्राइम मिनिस्टर। यानी चैप्टर इंदिरा गांधी से शुरू हुआ और इंदिरा गांधी पे ही खत्म हुआ। आई बात समझ में, इमरजेंसी लगाई, चुनाव में हारी, लेकिन जनता को समझ में आया कि चलाएगी तो आयरन ले गई। और 1980 में मिड में ही लोकसभा इलेक्शन करवाए गए और इंदिरा गांधी वापस से पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाती हैं। 1980 से 1984 तक आपको पता है इंदिरा गांधी ही प्राइम मिनिस्टर रही। लेकिन ऑपरेशन ब्लू स्टार के कारण इंदिरा गांधी के जो 2 सिख अंगरक्षक थे उनको एसिनेटेड कर देते हैं 31 अक्टूबर 1984 को। और 1984 के बाद 1989 तक इनके जो बेटे थे राजीव गांधी, वो भारत के प्राइम मिनिस्टर रहे। ठीक है, तो ये था हमारा एक चैप्टर, दैट इज क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेसी। हमने, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ये चैप्टर पूरा आपका किसके आसपास घूमा बेटा, इमरजेंसी के आसपास घूमा। इमरजेंसी का पहले हमने बैकग्राउंड तैयार किया, रीजंस पढ़े इमरजेंसी कैसे क्यों लगी, फिर हमने देखा अल्टीमेट जो फाइनल जो कहते हैं हमेशा कि किसने लास्ट ताबूत पर कील मारी, वो जो स्टेट वर्सेस आपका यूपी वर्सेस राजनारायण केस था, उसके इलाहाबाद हाईकोर्ट के डिसीजन और सुप्रीम हाईकोर्ट के डिसीजन के कारण रातों रात इंदिरा गांधी क्या करती हैं, जयप्रकाश नारायण सबको रोकने के लिए फखरुद्दीन अली अहमद से क्या कर इमरजेंसी लगवा देती हैं। इमरजेंसी लगवाते ही सारे प्रोटेस्ट बंद, स्ट्राइक बंद, सारे लीडर्स जेल में बंद, प्रिवेंटिव डिटेंशन का मैसिवली यूज हुआ, सारी फ्रीडम तो जनता की वो छीन ली गई, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। यानी वही जो हम बार बार कहते हैं डार्क डे ऑफ इंडिया, यानी देश में एक तरह से काला कानून लागू हो गया। फिर वापस से जब इमरजेंसी खत्म की गई तो चुनाव हुए, चुनाव का परिणाम इमरजेंसी का खामियाजा भुगतना पड़ा और जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन जनता पार्टी की सरकार बहुत ज्यादा दिनों तक देश नहीं चला पाई और मात्र 3 साल में ही लोकसभा विघटित हो गई। और 1980 में दोबारा जब लोकसभा के चुनाव करवाए तो कांग्रेस ने अपनी पावर को वापस से रिस्टोर कराई। एक बार आपने पहले भी पढ़ा था, जब कांग्रेस ने अपनी पावर को रिस्टोर किया था 67 के बाद वोट शेयर में कमी आई थी, तो अगले चुनावों में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ, प्रीवी पर्स और बैंक ये कर सके, वापस से पावर को कैप्चर किया था। ऐसे ही 1980 से लेकर 1980 से 1989 तक फिर किसकी गवर्नमेंट चली, कांग्रेस की गवर्नमेंट चली। आगे की कहानी आगे के चैप्टर्स में, यहाँ तक हमने पढ़ा इमरजेंसी ऑफ 1975। तो बच्चों करते रहिए अपनी तैयारी, बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी और CUT एग्जाम की तैयारी, दोनों ही बिल्कुल आपके पास हैं। बिल्कुल लापरवाही का समय नहीं है बेटा, इस टाइम मेहनत करेंगे तो फ्यूचर अच्छा होगा। और जनरली हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं बहक जाते हैं, लगता है क्या करना है, लेकिन नहीं, अभी तक भी आपने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब भी आप अपनी तैयारी को शुरू करिए, लग जाइए तैयारी में। और पॉलिटिकल साइंस की मैं इतना कह सकती हूँ, अगर आप वीडियोस देखेंगे तो काफ़ी कुछ पेपर आप बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। बताइए हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, कोई कमेंट है, कोई सजेशन है, कोई डिमांड है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, हमें कमेंट करिए, हम कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की। और हमारा शुभ आशीष हमारे सारे बच्चों के साथ है। ऑल द बेस्ट टू ऑल माय फेवरेट स्टूडेंट्स। प्यारे प्यारे बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद कि वो अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छा करें। लगे रहिए अपनी तैयारी में। हैव ए गुड डे एंड ऑल द बेस्ट वंस अगेन। गुड बाय।